नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने आज बैंकिंग जगत के दो दिग्गजों को मेहुल चोकसी को लोन देने के मामले में तलब किया। आईसीआईसीआई की चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा। लेकिन मुद्दा सीएफआईओ में दिग्गजों के बुलावे का नहीं, बैंकों में हो रहे फ्रॉड का है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया है। और सवाल यह खड़े कर रहे हैं कि इस रात की सुबह कब। मेहुल चोकसी के गीतांजलि ग्रुप को 5,000 करोड़ से ज्यादा लोन देने के मामले में पहली बार सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने बैंकिंग दिग्गज चंदा कोचर और शिखा शर्मा को तलब किया। तो पहला सवाल यही उठा कि बैंकिंग गड़बड़झाले के तार क्या दिग्गजों तक जुड़े हैं, या बैंकिंग दिग्गज इस कदर पूरे सिस्टम से अनजान हैं कि गड़बड़झालों के खुलासे के बाद उन्हें समझ नहीं आता कि गड़बड़ी हुई कैसे, और अपनी इस कमी को बताना उनकी मजबूरी भी है और जरूरी भी। इस कड़ी में एक्सिस बैंक ने आज अपना स्पष्टीकरण दे दिया, तो आईसीआईसीआई बैंक ने जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा है। आरोप है कि मेहुल चोकसी के गीतांजलि ग्रुप को 31 बैंकों ने करीब 5,280 करोड़ रुपए का लोन दिया था। इनमें आईसीआईसीआई की करीब 405 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। लेकिन सवाल मेहुल चोकसी के गीतांजलि ग्रुप के बैंक से लोन लेने भर का नहीं है। सवाल बैंकिंग इंडस्ट्री में फैली फ्रॉड की उस इंडस्ट्री का है जो तेजी से पनप चुकी है और पूरा बैंकिंग सिस्टम उसके आगे लाचार दिख रहा है। क्योंकि ध्यान दीजिए तो 2015 में सबसे ज्यादा 3,243 बैंक फ्रॉड हुए, 2016 में 2,789 बैंक फ्रॉड हुए, 2017 में 2,716 बैंक फ्रॉड हुए। यानी मोदी सरकार के राज में 8,500 से ज्यादा बैंक फ्रॉड हुए। यह सच है। लेकिन सरकार की नींद टूटी तो नीरव मोदी के देश से भागने के बाद। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये सरकार आर्थिक विषयों से संबंधित अनियमितताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, करती रहेगी और करेगी। दरअसल नीरव मोदी के पंजाब नेशनल बैंक को 12,600 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने के बाद बैंक फ्रॉड की परतें खुलना शुरू हुई हैं। और समझ ये आ रहा है कि देश की बैंकों की कमर इसलिए टूट रही है कि बैंक फ्रॉड से निपटने का कोई तंत्र बैंकों के पास है नहीं। आलम यह है कि सितंबर 2013 में 25 लाख रुपए से ज्यादा का बैंक डिफॉल्ट करने की जो रकम 28,000 करोड़ के आसपास थी, वो 2017 में 111 अरब पार कर गई। यानी एक लिहाज से बैंक फ्रॉड की इंडस्ट्री 40.82% की सालाना चक्रवर्ती ब्याज की दर से बढ़ी। और चोरी और सीनाजोरी का आलम यह है कि कर्जदार दो टूक कर्ज की रकम वापस करने को मना कर रहे हैं। सिविल के मुताबिक 9,339 कर्जदार ऐसे हैं जो कर्ज लौटा सकते हैं पर इनकार कर दिया। यानी एक तरफ बैंक के सामने एनपीए का संकट है जो 8 लाख करोड़ पार कर चुका है, तो दूसरी तरफ बैंक फ्रॉड की पनपती इंडस्ट्री सामने खड़ी है। ऐसे में सवाल दो हैं, क्या बढ़ते फ्रॉड के आंकड़े सरकार और एजेंसियों को हरकत में लाएंगे, या एक बार पंजाब नेशनल बैंक के फ्रॉड का मामला ठंडा पड़ते ही बैंक फ्रॉड की इंडस्ट्री फिर काम में लग जाएगी। तो इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो पंजाब नेशनल बैंक के फ्रॉड की सुर्खियां फिजाओं में है और सड़क से संसद तक नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का नाम गूंज रहा है। वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने बैंक फ्रॉड कैसे अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गए हैं। होना यह चाहिए था कि संसद में बैंक घोटालों पर बहस होती, लेकिन हो यह रहा है कि नीरव मोदी के मुद्दे पर संसद लगातार 2 दिन से ठप हो रही है। और हद ये कि सरकार और विपक्ष दोनों खुद को पाक साफ बताते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक दूसरे को ही घेर रहे हैं। इस बीच कार्ति चिदम्बरम की सीबीआई रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है और मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। लेकिन सवाल नीरव मोदी या कार्ति चिदम्बरम के भ्रष्टाचार का नहीं, सवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे का राजनीति के केंद्र में आने का है। क्योंकि संसद को अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ठप किया जा रहा है तो याद कीजिए यूपीए सरकार का दौर। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला और कोयला घोटाले जैसे मुद्दों पर संसद ठप होती ही रही। 2G घोटाले का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष ने अपनी मांगे न माने जाने तक संसद में काम नहीं होने दिया था।
लेकिन इस बार मामला सरकार के घोटाले का नहीं, सरकार की लापरवाही के बीच घोटाले को अंजाम तक पहुंचाने का है। कांग्रेस चाहती है कि लोकसभा में नीरव मोदी और बैंकिंग घोटाले पर नियम 52 के तहत चर्चा हो, जबकि सरकार नियम 193 के तहत चर्चा चाहती है। गौरतलब है कि संसद के नियमों के मुताबिक नियम 193 में अल्पकाल के लिए चर्चा होती है और संबंधित मंत्री उसका जवाब देता है, जबकि नियम 52 में बहस के बाद वोटिंग का प्रावधान है। करने के लिए तो हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, स्पीकर से भी मिले हैं, लेकिन आपने 193 में जो बदला है चर्चा, वो उसके कंटेंट से अलग है। बीजेपी को बखूबी मालूम है कि नीरव मोदी और उसके घोटाले पर चर्चा होगी तो कटघरे में बीजेपी होगी, क्योंकि नीरव ने इसी दौर में देश छोड़ा है और इससे पहले विजय माल्या भी इसी दौर में देश को चूना लगाकर भाग गया। लिहाजा सरकार चाहती है कि पिछले कुछ साल में हुए बैंकिंग घोटाले पर चर्चा हो। जो उन्होंने नोटिस दिया है चर्चा के लिए, वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का है, केसी वेणुगोपाल जी का है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का है। अभी क्यों नियम बदल रहे हैं? लेकिन बार बार स्थगित होती संसद में सिर्फ नीरव मोदी का मुद्दा नहीं गूंज रहा। सरकार की तरफ से INX घोटाले में कार्ति चिदम्बरम की व्यापक भूमिका पर बहस की मांग भी लगातार की जा रही है। और सच ये है कि आरोप प्रत्यारोप का ये दौर आने वाले दिनों में रुकता नहीं दिखता। PNB बैंक के घोटाले के मुद्दे पर संसद की कार्रवाई दूसरे दिन भी नहीं चल पाई और ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ और दिनों तक इस मुद्दे पर सदन की कार्रवाई ठप रहेगी। बीजेपी और कांग्रेस की सियासी जंग के बीच नीरव मोदी बनाम कार्ति चिदम्बरम के नाम पर भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर सतह पर आ गया है। तो क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नई जंग 2019 की बिछती बिसात के संकेत हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर बीजेपी का झंडा अभी तक ऊंचा रहा है और विपक्ष बैंक घोटाले के आसरे ये छवि गढ़ना चाहता है कि जनता की गाढ़ी कमाई के साथ घोटाला हुआ है और इसी सरकार में हुआ है। जबकि कार्ति चिदम्बरम को लेकर बीजेपी ये दर्शाना चाहती है कि कांग्रेस के जमाने के घोटाले बरस दर बरस सामने आते रहेंगे। बालकृष्ण के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। आइए अब बात राजनीति की करें। राजनीति में इन दिनों बीजेपी का सिक्का ही बुलंद है। बीजेपी कह सकती है कि उसने नॉर्थ ईस्ट का अंधेरा छांट दिया है, वहां नया सवेरा हुआ है। लेकिन सरकार बनते ही जिस तरह से त्रिपुरा में हिंसा हुई है, वो कई सारे सवाल भी खड़े कर रही है। पर बीजेपी इससे बेखबर है। बीजेपी का पूरा ध्यान अब नए राज्य जीतने पर लग गया है। तो उत्तर पूर्व के 3 राज्यों में बीजेपी गठबंधन सत्तानशी हो रहा है और साए में हिंसा का डर पनप रहा है, क्योंकि जिस तरह त्रिपुरा में हिंसा ने उग्र रूप लिया और लेनिन की मूर्ति पर बुलडोजर चलाकर उसे तहस नहस किया गया, उसके बाद कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई। कायदे से बीजेपी को ऐसी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन हुआ एकदम इसका उल्टा। लोगों ने जो किया है वहां पर, ये बोलना झूठ होगा कि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। त्रिपुरा में सारी जनता जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जो एक मन में गुस्सा था, तो गुस्सा धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। त्रिपुरा में जो हिंसा हो रहा है, ये स्पष्ट है कि उनका रुझान क्या है भाजपा RSS का। हिंसा के अलावा उनकी राजनीतिक भविष्य कुछ है ही नहीं और वही फिर से नजर आ रहा है और त्रिपुरा का जनता इसका जवाब देगी। हालात जैसे भी हों, बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि जिस अंदाज में तीनों राज्यों में सत्ता हासिल की है, उसने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है और उत्साहित बीजेपी की नजर अब कर्नाटक पर है। पूर्वोत्तर विजय का असर बीजेपी की संसदीय समिति की बैठक पर दिखा। बीजेपी सांसदों ने नया नारा गढ़ लिया, जीत हमारी जारी है, अब कर्नाटक की बारी है। जीत हमारी जारी है, जीत हमारी जारी है, जीत हमारी जारी है, कर्नाटक की बारी है, जीत हमारी जारी है, कर्नाटक की बारी है। देश के तमाम राज्यों के चुनावों में बीजेपी की महाविजय के महानायक नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। पूर्वोत्तर विजय का श्रेय भी मोदी को ही मिला है
और अब बीजेपी के निशाने पर है कर्नाटक का चुनाव। कहने की जरूरत नहीं कि कर्नाटक के लिए भी निगाहें मोदी पर टिकी होंगी। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी की 15 से 20 रैलियां आयोजित की जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को इन रैलियों की तारीख और वक्त तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक में बीजेपी के प्रचार अभियान में पहले से ही जुटे हुए हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपने तीसरे दौरे में 20 मार्च को कोस्टल और मैसूर में रैली करेंगे। जाहिर है कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी अपने कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में लगी हुई है। जीत से कम उसे मंजूर नहीं, भले ही रास्ता कोई भी हो। वहीं कांग्रेस के सामने कर्नाटक का गढ़ बचाना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। आज तक ब्यूरो। इस रात की सुबह कब? ये सवाल उत्तराखंड के कॉलेजेस में पढ़ाने वाले 1200 से ज्यादा लेक्चरर्स भी कर रहे हैं। क्यों? आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार त्यागी, उम्र 48 साल, कार्य शिक्षण, पद प्रोफेसर, डीएवी कॉलेज देहरादून। यानी कहने को देवेंद्र कुमार त्यागी का रुतबा प्रोफेसर का है। हजारों छात्र उन्हें गुरुजी कहते हैं। लेकिन देवेंद्र त्यागी इन दिनों परेशान है क्योंकि 4 महीने से ज्यादा वक्त से उन्हें वेतन नहीं मिला है। यूं बीते 1 साल से ज्यादा वक्त से वेतन कभी वक्त से आया नहीं, लेकिन बीते कुछ महीने से तो वेतन आ ही नहीं रहा। उधार लेकर काम चल रहा है, बैंक की ईएमआई अटकी हुई है, बच्चों की फीस वक्त पर नहीं जा पा रही और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। देखिए, हमारा जो शिक्षकों की या शिक्षणेतर कर्मचारियों की सैलरी इस समय पिछले 3 महीने से हमारी सैलरी ड्यू है। चौथा महीना शुरू हो गया है और इससे पूरे दिन हमारे कभी नहीं आए हैं। पहले सैलरी लेट हो जाती थी, परंतु इस बार तो हद ही हो गई है और लगातार हम परेशान हैं। दरअसल उत्तराखंड के अलग अलग विश्वविद्यालयों के 1200 से ज्यादा शिक्षक वेतन न मिलने से परेशान हैं। सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही और हालात सुधर नहीं रहे तो शिक्षकों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि जल्द हालात नहीं सुधरे तो सड़क पर आंदोलन होगा। 2017 से और अभी तक हमें ये मार्च आ गया है तो अभी हमें सैलरी नहीं मिली, तो अब हमें घर से ही बस मांगना पड़ता है। आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है हमें। 6 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली है तो प्रॉब्लम तो होती है, कुछ ना कहीं इतनी दूर हम लोग आए हुए हैं तो समस्या तो होती है। तो शिक्षक संघ आंदोलन के मूड में हैं, लेकिन परेशान छात्र भी हैं क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि वेतन को लेकर लड़ाई लंबी चली तो पढ़ाई ठप होना तय है। हाँ, सरकार जरूर भरोसा दिला रही है कि वेतन की समस्या जल्द हल हो जाएगी। मेरे नज़र में इसका सीधा सीधा प्रभाव छात्रों पर जाएगा, क्योंकि अगर शिक्षक लोग आंदोलन पर उतरेंगे तो क्लासें नहीं चलेंगी, छात्रों की क्लासें नहीं होंगी तो उनकी शिक्षा में बड़ा नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी भी यही डिमांड है कि शिक्षकों की सैलरी टाइम पे उन्हें मिलनी चाहिए, जिससे कि राज्य के छात्रों को भी नुकसान ना पहुंचे। देखिए, सबकी तनख्वाह हमने दे दी है और निश्चित रूप से 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी, लेकिन हमने 3 दिन पहले सबका ऑर्डर कर दिया है और मुझे लगता है 1 आध दिन में सबको वेतन मिल जाएगा। हालांकि सरकार ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि किस तारीख तक शिक्षकों को वेतन मिल जाएगा। तो सवाल सीधा है कि सरकार का वादा कब पूरा होगा, कोई नहीं जानता और शिक्षक आंदोलन के मूड में है तो छात्रों की पढ़ाई का प्रभावित होना तय है। दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक। राजस्थान के झालावाड़ में 1 साल पहले शादी करने वाले 400 से ज्यादा नव दंपत्ति भी रात की सुबह का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल इन शादीशुदा जोड़ों की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई थी और 1 साल से ये लोग सरकार का किया एक वादा पूरा होने की आस देख रहे हैं। हाथ में सामूहिक विवाह सम्मेलन का पोस्टर लिए इस युगल को शादी किए करीब 1 साल हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से दी जाने वाली अनुदान राशि का वादा अभी तक वादा ही है। बहुत सी बार चक्कर भी काटे उनके, अभी तक भी हमारा मतलब वो जो अनुदान था, जो मतलब मेरी बीवी के नाम जो अनुदान था वो अभी तक भी नहीं आया। कितना अनुदान था ये? 15,000 के समथिंग था। दरअसल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृहनगर झालावाड़ में बीते साल 1 अप्रैल 2017 को सामाजिक संस्थाओं ने सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया था। शादी के बाद हर जोड़े का पंजीकरण महिला एवं बाल विकास विभाग ने किया,
ताकि हर जोड़े को 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा सके। ये रकम इसलिए दी जाती है ताकि गरीब युवा फिजूल खर्ची और दहेज जैसी कुरीतियों से दूर रहें और जीवन चलाने के लिए उन्हें कुछ मदद भी मिल जाए। लेकिन 1 साल हो गया, 400 से ज्यादा जोड़े इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। क्या शादी हो गई तुम्हारी? शादी होगी। तो शादी के बाद ये अनुदान मिलना था ना, मिला कि नहीं? कितने रुपए मिलना था? 15,000। अभी तक नहीं मिला। अधिकारी कहते हैं आ जाएगा, पेमेंट आ जाएगा, अभी तक कोई पेमेंट ही नहीं आया। नहीं आएगा जी। फिर क्या आपने बाल विकास अधिकारी के पास? हमने बाल विकास अधिकारी में ये ऑनलाइन फॉर्म भरा था, पर उसके पैसा हमें तक अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्रोत्साहन राशि का इंतजार कर रहे वैवाहिक जोड़ों ने तमाम कागजी प्रक्रिया पूरी कर दी है, लेकिन प्रशासन अब उन्हें नियम कायदे का पाठ पढ़ा रहा है। ऐसे नियम कायदे जो किसी को पहले कभी बताए नहीं गए। पहले से ही विवाह के 7 दिन पूर्व ही हमें ऑफिस में समस्त सूचनाएं जमा करके फाइल रूप में देनी होती, परंतु किसी भी संस्था द्वारा विवाह से 7 दिन पूर्व इस प्रकार की समस्त औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थी। यानी सरकार की प्रोत्साहन राशि के वादे पर भरोसा कर जिन युवाओं ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी की, वो अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और सरकार प्रशासन को भी इनकी सुध नहीं तो कहना मुश्किल है कि इन्हें मदद राशि कभी मिलेगी भी या नहीं। फिरोज अहमद, झालावाड़, आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कि www.aajtak.in पर लॉग ऑन करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।